मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने साना साना हाथ जोड़ पाठ का कुछ अंश पढ़ा। आज मैं आपको उसी से आगे वाला भाग पढ़ा रही हूँ। लेखिका जब अपने मित्र जितेंद्र गार्गे के साथ सिक्किम की पहाड़ियों पर जा रही थी, उसे वह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। वह लुभावना दृश्य उसके मन को बहुत आनंदित कर रहा था। रास्ते में मिलने वाले सैलानी झूम झूम कर जैसे उसके सफर का स्वागत कर रहे थे। प्रियंका कह रही, पर फिर भी मैं चुपचाप एक ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती तो सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, इसलिए मैं बिल्कुल चुप थी कि जो भी हमें इन आंखों से देखने के लिए मिल रहा है उसको मैं कितना देख लूं। कहीं ऐसा ना हो कि बातें करने के बीच में हमें वो सुंदर से दृश्य निकल जाए जिनको मैं देखना चाहती हूँ या मुझे अच्छे लगे। क्योंकि वह गाड़ी से जा रही थी, जीप से जा रही थी। लेखिका कहती कि धीरे धीरे कुछ बूंद बूंद हमारे अंदर पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुटकी मुटकी मतलब से निकाल निकाल के मैं बाहर की ओर देखने लगी। झरझर के गिरते हुए जलप्रपातों झरनों को देखती तो कभी नीचे चिकनी चिकनी गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंधती हुई गुलाबी पत्थरों के बीच में वो नदी हमें दिखाई देती। सिलीगुड़ी की इस तरह की पहाड़ियों के बीच में तिस्ता नदी इसी तरह से बह रही थी, जो हमारे मन को बहुत अधिक रोमांचित कर रही थी। मेरे नगपत मेरे विशाल अर्थात हिमालय के लिए संबोधित किया हुआ है। मेरे विशाल काय हिमालय को मेरा मन सलामी देने के लिए कर रहा था। तभी जीप उस जगह रुकी, खूब ऊंचाई पर पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर के ऊपर गिरता हुआ फेल, अर्थात ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों के ऊपर भी पहाड़ है। इस तरह से गिरते हुए और गिरता हुआ फेन अर्थात उसके ऊपर गिरती हुई बर्फ। और वो क्या थे? 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। 7 पहाड़ियां थी जिनसे पानी नीचे गिर रहा था। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, अर्थात जैसे ही उस सुंदरता को सबने देखा, सब अपने अपने कैमरे में उसको कैद करना चाहते थे। फ्लैश चमकने लगे और सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों की रंगत में वो कैमरे में कैद करना चाहते थे। मैं तभी वहां आदम युग की किसी अवसाद राजकुमारी सी में नीचे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत को मैं अपनी आत्मा में बसाने लगी। थोड़ी देर में ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गया था। इतना ठंडा पानी था जो अंदर तक कंपा गया। मन काव्यमय उठा। कविता अर्थात लेखक कहना चाहती है कि मेरा मन ऐसा करने लगा कि मैं कुछ लिखूं या फिर सौंदर्य को छू लूं अपने मन से। काव्यमय पंक्तियों के द्वारा उस सौंदर्य की सुंदरता का वर्णन करूं। जीवन की अंतता का प्रतीक ये झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से सीमा से दूर बहती जलधारा बन गई हूँ। भीतर की सारी तामसिक क्रियाएं वो सभी नष्ट हो गई, निर्मल धारा के साथ बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार। इस तरह से लेखक उनके द्वारा उस पर प्राकृतिक दृश्य को देख करके मन ही मन खुशी हो रही थी। लेखक कहती, मैं वहां से अनमनी होकर उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने लगी। कहीं चटक हरे रंग का मोटा काली ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य वह हमारी आंखों से छूमंतर होने लगा, अर्थात वो दृश्य जाने लगा। जादू की चीज जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो।
सब पर बादलों की एक मोटी चादर अर्थात बादल आ गए, इसलिए वो धीरे धीरे करके हमारी आंखों से ओझल होने लगा। लेखिका कहना चाहती है कि चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को देख रही थी कि कभी यह प्राकृतिक सुंदरता हमें इतनी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी और अब बादल छाते ही है ना ये अचानक हमारे आंखों से ओझल हो गई। इस तरह की प्राकृतिक सुंदरता जो हमारे मन को आनंदित कर रही थी, उसके वह प्रकृति जैसी मुझे शयानी बनाने के लिए, जीवन रहस्य को उद्घाटित करने के लिए जैसे मेरे अंदर तुली हुई। धीरे धीरे धुंध की चादर थी वो ढलने लगी। अब वहां पहाड़े नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थी और थोड़ी देर बाद ही वह छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, अर्थात सूर्य दूसरी तरफ गया था, इसलिए उन पहाड़ों की छाया दिखने लगी। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी हुई थी, अर्थात बहुत सुंदरता दिखाई दे रही थी। लेखिका को नजरों के छोर तक खूबसूरती की खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियां कोई के दुर्लभ नजारे लेखिका के मन को बहुत अधिक आनंदित कर रही थी। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो सकता, अर्थात लेखिका जीप से जाती जा रही थी और बहुत सुंदर दृश्यों को देख करके और पीछे छोड़ती जा रही थी। वो सोचती है मन में कि पल भर में भी ब्रह्मांड में कुछ भी घटित हो सकता है। इस तरह से सतत प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूह डोडे के फूल, सब अपनी अपनी लय और तान प्रवाह में बहते रहे। चेरी वेद अर्थात चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बढ़ता हमारा वजूद या अस्तित्व। लेखिका कहती इसी तरह से जीव से निरंतर मैं आगे बढ़ती जा रही थी और वो सारे दृश्य हमारे जो मन में समाते जा रहे थे और वो पीछे छूटते जा रही थी। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद, यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के इन क्षणों में मन इन बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो गया कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। लेखिका को थी मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना कुछ होठों को छूने लगी। साना साना हाथ छू, इस पाठ का नाम इसी पे लिखा हुआ। लेखिका ने जब वहां पर ये दृश्य देखा कि छोटे छोटे से हाथ ईश्वर से ये दुआ मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम हमारे मन को हमेशा ही आनंदित रखना, तभी ये अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया और हम महाभाव सूखी टहनी सा दूर चला गया। दरअसल लेखिका कहती मैं मंत्र मुग्ध सी तंद्रालस अवस्था में थोड़ी देर तक निकल गई कि अचानक पांवों में देख सी लगी। मैं जैसे समाधस्थ भाव से नृत्य करती हुई आत्मलीन नर्तंगना के मुंह पर अचानक टूट गई हूँ। मैंने देखा एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, अद्वितीय सौंदर्य, पहाड़ों की औरतें बहुत सुंदर होती हैं। तो लेखिका कहना चाहती है कि उन औरतों को मैंने अपने सामने देखा जो पत्थरों पर बैठ करके पत्थर तोड़ रही थी। बूढ़े आटे सी कोमल काया, सुंदर सी, उन्हें जैसे गूंथा हुआ आटा होता है इस तरह से मुलायम और सुंदर उनकी काया थी। हाथों के कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बधी ठोको या बड़ी सी टोकरी थी जिसमें बच्चे भी थी। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार करके उन पत्थरों को तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच लेखिका कहती है कि मैं भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना का यह साथ वहीं पर खड़े VRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा। लेखिका कहती है कि इतने सुंदर शरीर, ये प्राकृतिक सौंदर्यता और ये सभी सौंदर्यता होने के बाद भी उनके हाथों में कुदाल और वो अपनी भूख और प्यास और से जीतने के लिए वो उनको पत्थरों को तोड़ रही है। लेखिका इस तरह से उनके पत्थरों से के इस तरह काम करने से उसका मन भी विचलित होने लगा।
उसने वहां पर खड़े कर्मचारी से चहलबाजी में पूछा कि इन रास्तों से गुजरते हुए हम इन शिखरों से टकरा लेने जाने वाले रास्तों में दिनों दिन पहाड़ियां और कितनी अधिक चौड़ी हैं। लेखिका कहती है कि बड़ा खतरनाक रास्ता आगे उसे मिला। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, यह संजीदा हो गया। पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। वो बताने लगा कि ये दुर्लभ और दुस्साध्य कार्य है, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर और मोड़ करके आकार में ये मार्गों को बनाया जाता है। फिर बड़े से जाले में से लंबी पट्टी की तरह बैठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है और इसे इस तरह से सड़क को बनाया जाता है। तभी मुझे भान हुआ, अर्थात ध्यान आया कि इन रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एवन वंडर्ड टू डिफाइस डेथ इन वर्ड बीच, अर्थात आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया। उन पहाड़ों पर रास्ता बनाना कोई सरल काम नहीं था। लेखिका कहती है कि यकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियां। इन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े डांडे का मतलब हाथ में निशान पड़ जाते हैं। यदि हम कठोर चीज कोई बहुत पकड़ के ना बहुत दिनों तक पकड़े रहते हैं तो हाथों में जो गांठें पड़ जाती हैं। लेखिका ने उसे डांडे कहा है। एक ही कहानी कह रही है, अर्थात जो आदिवासी स्त्रियां हैं यदि वो इस तरह की हैं, इसी तरह के जो कष्ट में जीवन जीती हैं, इतना ही कष्ट में जीवन इन पहाड़ों पर रहने वाली स्त्रियों का ही है। लेखिका कहती है जिंदगी में जैसे एक तरफ सारी मलाई, सारे आंसू, अभाव और पालना और वंचना एक तरफ है, और तभी मेरी सहपाठी मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गई। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। लेखिका कहना चाहती है कि जनता ही नहीं बल्कि जीवन को कितना संतुलित कर रखा है इन्होंने। ये वेस्ट इज द रियूपन, अर्थात कितना कम समय में ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि एक श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा लहरा कर यह सारा खंडर ताजमहल बन गया। इतना अधिक श्रम करते हुए जब मैं देख रही थी तो लेखिका कहती हमारा मन बहुत दुखित था, अर्थात दुख पहुंच रहा था मुझे। लेकिन जब मैंने अचानक उन्हें हंसते हुए देखा तो ऐसा लगता है कि इस खंडहर में या हमारे इस मन रूपी खंडहर में जैसे ताजमहल बन गया हो। हमें बहुत अधिक सुख का अनुभव हुआ उन स्त्रियों को हंसते हुए देखकर। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पहाड़ों से होकर ही स्कूल जाना पड़ता था, और हमसे लिफ्ट मांग रही हैं। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। तो लेखिका कहना चाहती है कि उसने पूछा क्या स्कूल बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला अर्थात बढ़े हुए बर्फीला मतलब बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे इसी में पढ़ने के लिए आते हैं। शाम के समय बच्चे अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठे ढोते हैं। खुद मैंने ही ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते में और भी सक्रिय होते जा रहे थे। लेखिका कहती
कई बार ऐसा लगता था कि इन रास्तों से टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया हो, इतना ही चौड़ा रास्ता था। इस तरह लेकर निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। धन्यवाद।